studying ethics into research is important. तब आपको गलत और सही के बीच का फर्क समझ में आता है, तब आप पहले से ही गलती करने से पहले से ही समझते हैं कि हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. करेक्ट? So two types of ethical decisions will be made by a researcher while conducting the research. पहला क्या है? Deductive और principle based reasoning. तो जब भी आप डिसीजंस लोगे ना रिसर्च करते वक्त, तो या तो डिडक्टिव मेथड से आप डिसीजन लोगे, दूसरा है इंडक्टिव और केस बेस्ड रीजनिंग. डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन वी विल बी डिसाइडिंग कि ये डिडक्टिव हो रहा है या फिर इंडक्टिव हो रहा है. सो फर्स्ट वन इज डिडक्टिव और प्रिंसिपल बेस्ड रीजनिंग. स्टार्ट विथ एन एथिकल थ्योरी, continue with a specific principle, develop rules, make judgment. So पहले थ्योरी पढ़ा, समझा कि क्या सही है, क्या गलत है, क्यों सही है, क्यों गलत है. वहाँ से हम प्रिंसिपल्स तक आते हैं that yes, this is what should be done. This, yes, Mr. Rakesh Ranjan. Yes, you wanted to say something? No, ma'am. No, ma'am. You're raising your hand? No, it happened by mistake. I just touched something, so it happened. Okay. So I thought there is something related to this question. Sorry. So, ठीक है, हम पहले समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्यों सही है, क्यों गलत है. Then we will come downwards, narrowing down the entire concept that we have understood, moving towards the understanding of principles, or sometimes you can develop your own. So understanding of principles. From that we will be developing, or we will be understanding the rules that yes, this specific thing shouldn't be done, this specific thing should be done. And finally, do's और don'ts. हमें ये करना है या नहीं करना है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या अंडरस्टैंडिंग से क्यों, कब, क्या सही है, क्या गलत है. उसके बाद फिर ये रूल, क्या गाइडलाइंस है, क्या करना है, नहीं करना है, सब चीज की अंडरस्टैंडिंग से फाइनली हम जजमेंट लेते हैं कि करें या नहीं करें. दिस वन इज नोन एज डिडक्टिव. केस बेस्ड रीजनिंग या फिर इंडक्टिव रीजनिंग, वी आर गोइंग बैकवर्ड्स. वहां पर हमने ब्रॉडर स्टार्ट किया, पहले चीजों को समझा और धीरे धीरे केस तक है. अभी केस बेस्ड रीजनिंग, डिसीजंस वी हैव मेड, वी मेड द डिसीजन, look back at those decisions and combine them in order to make a judgment. Okay? पहले चीजों को किया या जो हुआ, डिसीजंस लिए गए हैं, उसके बाद फिर हम बैकवर्ड्स देखते हैं and sorry look back at those decisions and combine them in order to make a judgment. Then we are moving further a step backwards towards understanding of rules and regulations, further backwards towards understanding and relating it with various principles, and finally we are going back towards understanding of the theory. तो पहला क्या है, जब हम स्टार्ट करते हैं थ्योरी के अंडरस्टैंडिंग से और उसके बेसिस पर हमने काम किया, और दूसरा क्या है कि काम हो गया और उसके बाद फिर हम देख रहे हैं कि क्या सही हुआ या फिर ये गलत हो गया. तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन आपको ये डिसाइड करना है, या आपकी ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि सही हो रहा है या गलत हो रहा है, किस चीज को इनकॉर्पोरेट करना है, किस चीज को हमारे किस एक्ट को इनकॉर्पोरेट करना भी है या फिर नहीं करना है. लेकिन आप दो तरह से समझ सकते हैं कि एथिकल हम काम कर रहे हैं या फिर हम प्रोग्रेस कर रहे हैं या फिर कुछ गलती हो गई और उस चीज को अपने रिसर्च का पार्ट रखा भी जाए या नहीं. तो पहला क्या है, थ्योरी से आप पढ़ रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं, और उसके बाद आपने डिसीजन लिया कि काम करना है इस चीज को या नहीं करना. दूसरा है कि आपने काम किया और उसके बाद आप देख रहे हैं कि क्या ये सही था या गलत था. अगर सही था चलो ठीक है, अगर सही नहीं था देन वी विल डिसाइड वेदर टू कीप इट और वी नीड टू मॉडिफाई इट. सो decisions we have made, avoid, for example, decisions we have made, avoid war, or not to do the war, or what to do while there is a war being announced.
जजमेंट डिफेंड योरसेल्फ, रूल में आ जाता जॉइन द आर्मी, एंड प्रिंसिपल्स में आ जाता फैमिली इज इम्पोर्टेंट. सो फ्रॉम हियर यू आर कमिंग टुवर्ड्स द थ्योरी डेवलपमेंट. सो अगर देखें दोनों में ही डिफरेंस क्या है, तो डिडक्टिव रीजनिंग अगर हम देखें, देयर शुडंट बी एनी काइंड ऑफ वॉर. पहले ही हो गया ना, क्योंकि हमने थ्योरी से देखा कि वॉर इज हार्मफुल, ये इसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो अगर डिडक्टिव की तरफ से आप जाओगे तो वॉर तो होना ही नहीं चाहिए. लेकिन अगर हमने देखा इंडक्टिव, तो अगर इंडक्टिव की तरफ हम जाते हैं, यानी जब पहले काम हो गया उसके बाद फिर आगे जाना, तो फिर यू नीड टू फाइट द वॉर, क्योंकि वहाँ रूल कह रहा था यू नीड टू जॉइन द आर्मी. सो केस बेस्ड रीजनिंग में अगर हम देखेंगे तो इट माइट टेल यू दैट फाइट द वॉर. नाउ द थिंग हियर इज, कभी कभी डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है. इट डजंट मीन कि दोनों ही बिल्कुल अलग है एक दूसरे के. डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हेन इट इज डिडक्टिव, व्हेन इट इज इंडक्टिव. यहाँ इंडक्टिव नहीं लिखा हो, फिर भी मैं बार बार बोल रही हूँ इंडक्टिव, बिकॉज यू शुड अंडरस्टैंड कि केस बेस्ड इंडक्टिव को ही कहते हैं. तो डिडक्टिव क्या हुआ, ब्रॉडर से नैरोअर, और इंडक्टिव क्या हुआ, पहले हो गया काम और उसके बाद फिर हम जा रहे हैं कि वो सही है या गलत है, वो एनालाइज आप कर रहे हो. सो डिडक्टिव अगर हम देखें वो कभी कभी ये अलग हो सकता है फ्रॉम इंडक्टिव रीजनिंग. कभी कभी यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है. अब आप एज रिसर्चर्स यू नीड टू टेक योर डिसीजंस, योर ओन कॉल्स, कि आपको यहाँ पर कब, अगर कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है, यू आर मैच्योर इनफ, यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड टेक योर कॉल वेदर यू हैव टू फॉलो द डिडक्टिव रीजनिंग और द इंडक्टिव रीजनिंग बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन. यहाँ पर हैंड होल्डिंग नहीं हो सकती है. यहाँ पर आपका ही सेल्फ प्रिंसिपल आपको गाइड करेगा, आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ एथिक्स आपको गाइड करेगा कि कब किसको फॉलो करना है. लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसा सेट नॉर्म्स नहीं हो सकता है कि पहले पढ़ाई ही करें हमेशा और उसके बाद फिर डिसाइड करें, या फिर ये भी नहीं हो सकता है कि पहले काम हो जाए और उसके बाद देखें कि सही है या गलत है. तो डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन यू नीड टू पिक अप व्हाट मोड यू विल बी यूजिंग. जनरली जब हम रिसर्च के बारे में बात करते हैं, जनरली जो हम प्लान्ड रिसर्च करते हैं उसमें डिडक्टिव रीजनिंग कई बार आप देखोगे कि इम्प्लाई हो रहा है. जैसे अभी आप पढ़ रहे हो, चीजों को समझ रहे हो, एंड देन यू आर टेकिंग द कॉल. लेकिन रियल लाइफ सिचुएशन में केस बेस्ड रीजनिंग भी आपको कई बार दिखेगा. जैसे कोरोना के टाइम पर जब वैक्सीन का हम टेस्टिंग कर रहे थे, फर्स्ट वी डिड द थिंग, देन वी केम आउट टुवर्ड्स, क्योंकि उस समय का सिचुएशन वैसा था. तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन वी नीड टू टेक आवर डिसीजंस. Can I interrupt a bit? Yes, I wanted someone to interrupt. Yes. In simple sense, जैसे if we take कि पुलिस हुआ या लीगल सिस्टम हुआ एज ए जजेस, they follow the case based reasoning और इंडक्टिव रीजनिंग की चीज हो चुकी है, एंड देन दे फॉलो कि एथिकल था कि नहीं था, एंड दे बेस देयर डिसीजन देयर ऑन. राइट, सिंपल एग्जांपल वी कैन से. बिल्कुल बिल्कुल. मैं चाह रही थी कि कोई यहाँ पर बोले, बहुत टाइम से मैं लगातार बोल रही थी. इसका मतलब है कि समझ में आ गया. तो यस, ये सिचुएशन कभी कभी वैसा हो जाता है ना कि यू नीड टू टेक द डिसीजन. अब घर पर अगर किसी के घर पर अचानक से कुछ गूंज आ गए हैं, तो यू हैव टू टेक योर डिसीजन एंड देन डिसाइड कि ये सही था या गलत था. तो ये तो एक्सट्रीम केसेस हो गए. कभी कभी वैसे भी कुछ सिचुएशंस होते हैं, कुछ केसेस होते हैं जहाँ पर पहले हम काम करते हैं और उसके बाद फिर हम कॉल लेते हैं कि क्या था, वो सही हुआ या गलत हुआ. तो यस, रिसर्च में भी ऐसा कई बार होता है. तो रिसर्च एथिक्स, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिसीजंस, व्हेन देयर इज एन आर्ग्यूमेंट, go back to the original principles. Ask yourself, what were my original principles? Original principles are in conflict or incoherent. तो जब कभी भी लगे कि सही हो रहा है काम, नहीं हो रहा है काम, पता नहीं सही है या गलत है, वापस से जाइए, वापस से एक बार देखिए कि आपका ऑब्जेक्टिव था क्या. हाँ, अपने ऑब्जेक्टिव से अलाइन करिए कि आपने किया क्या है, क्या आप सोच रहे हैं करने को.
अगर वो उससे मैच कर रहा है, देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक। अपना ऑब्जेक्टिव क्या है? अपना ऑब्जेक्टिव है कि आई वांट टू सी कि स्ट्रीट वेंडर्स का कंडीशन क्या है, उनका हेल्थ एंड हाइजीन रिलेटेड कंडीशन क्या है, हम कर क्या रहे हैं, हम उनसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं इन अ वेरी वेरी सोफिस्टिकेटेड मैनर। वी आर गोइंग, हम जब देख रहे हैं कि अभी वो फ्री हैं, हम उनसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, और क्वेश्चनर पर या फिर शेड्यूल पर हम उसे नोट डाउन कर रहे हैं। ठीक है, एक सिचुएशन, यहाँ कुछ अनएथिकल नहीं हो रहा है ना। दूसरा सिचुएशन, हम देख रहे हैं कि वो बहुत बिजी है, हमने देखा कि अरे ये तो चिड़चिड़े से हो रहा है, या फिर जो जो भी हमने ऑब्जर्व किया, हमने खुद ही अपने हिसाब से सोचा कि ये तो ऐसा ही होगा, तो कभी जाते हुए नहीं देख रहे, कभी आते हुए, दैट मीन्स शी इज इन ट्रबल, या फिर शी इज स्क्रीमिंग, दैट मीन्स शी इज नॉट ऑफ द काइंड कि जहां से रेस्पॉन्सेस मुझे मिले। टॉकिंग ऑफ XYZ सिचुएशन, क्योंकि मेरे साथ एक्चुअली हुआ था, व्हेन आई वाज कलेक्टिंग डेटा, दे वर नॉट कोऑपरेटिंग। व्हाई विल दे बी कोऑपरेटिंग? उनका बिजी शेड्यूल है। अब मैं यहाँ पर, मेरे पास दो ऑप्शन था, या तो मैं मैनिपुलेट करूं डेटा को, या फिर मैं रिसर्च को छोड़ दूं, और दूसरा ऑप्शन था मेरे पास कि मैं पेशेंटली वहां पर वेट करूं, तभी तो मेरे पास सही डेटा आएगा ना। तो सिमिलरली आपके पास भी ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस आ सकते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर हम दूसरा वो वाला ऑप्शन चूज कर ले कि वी आर ऑब्जर्विंग, वी आर थिंकिंग कि ये उनके दिमाग में चल रहा होगा, ये सिचुएशन होगा इस पर्टिकुलर रिसर्च में, तो वो कहीं से भी सही नहीं हो सकता ना। सो अगेन, मैं पीछे अगर मुड़ करके देखूं कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था, टू अंडरस्टैंड देयर रियल सिचुएशन रिलेटेड टू हेल्थ एंड हाइजीन। हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ देख रहे हैं और हम डेटा कुक करके दे दे रहे हैं, या फिर अपने अजम्पशंस के बेसिस पर यहाँ पर डेटा डाल दे रहे हैं। तो क्या ऑब्जेक्टिव से अलाइन हुआ? क्या इससे उनको फायदा है? क्या किसी और बॉडी को, अथॉरिटी को कोई फायदा है कि वो इनके लिए कुछ कर सके? नहीं। तो फिर ये तो अनएथिकल हुआ ना। सो आप भी इस तरह से अपनी हेल्प कर सकते हैं जब भी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में आप आओ। अगेन, कुछ समझ में आया? थोड़ा मैं फास्ट जा रही हूँ, पहले से मैंने कह रखा, यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, ma'am. ओके, सॉरी। Conflict between decisions, there will be conflict. You will use both types of ethical decisions making, see, I'm not removing ये, मैं अगर रिमूव करूँ तो you will use both types of ethical decisions making to make decisions. When conflict arise, go back to the original situation of and principles and try to create coherence by deciding with the specific principles. तो आपके अंदर वो अंडरस्टैंडिंग है, आपको पता है क्या सही है, आपको पता है क्या गलत है, पीछे देखिए, समझिए, और फिर डिसीजन लीजिए। What does this have to do with research? Ethics is about creating a mutually respectful relationship with the research population. Just hold on for a second. There is a call. Just hold on. Lost your voice there, ma'am. You did not lose my voice. I had switched it off. Okay. Now am I Oh, audible? okay, sorry, my bad. Now am I audible? Okay. I hopefully I'm audible. Yeah, you're audible. So ethics is about creating a mutually respectful relationship with the research population, right? You cannot go into research, carry on your research with misleading data. That suppose there is a situation that what we are doing research, we are going through literature review, and then we are proceeding further based on their research, right? Now, what if every research you cannot trust?
you are suspicious, you are into a doubtful situation whether that was a misleading thing or it was correct or not, whether we should be relying on it or not. So the very first thing is that the research, each and every research that is put into the research world should be reliable. Then only further research can be conducted. अगर हर रिसर्च अनरिलायबल है तो हर कोई तो पहले स्क्रैच से ही स्टार्ट करेगा ना, पहले एक ही जानकारी हो पहले ठीक से, तब तो बी तक हम पहुंचेंगे। जब रिलायबल ही अगर कोई रिसर्च नहीं होगा तब तो हर कोई पहले की चीजें करेंगे, राइट। चैप्टर 1 ही अगर रिलायबल नहीं है तो चैप्टर 2 कैसे स्टार्ट करेंगे? तो हर कोई तो एक ही रिसर्च करता रहेगा। चैप्टर 2 हम तब करेंगे जब चैप्टर 1 सही से हुआ, वहां से रिलेशन लिया, इन्फरेंस लिया, उसके बाद 2, 3, 4। तो सबसे पहली चीज क्या है कि देयर हैज टू बी mutual understanding, there has to be respect, there has to be reliability in the field of research. Subjects are pleased to participate. So who are the subjects here? Subjects होते कौन है? The respondents, जिनसे हम डेटा लेते हैं, उनको वो प्लीज कब होंगे आपके साथ पार्टिसिपेट करने के लिए, आपको कंटेंट या डेटा देने के लिए? जब वो आपके ऊपर ट्रस्ट कर सके कि जो सोच करके उन्होंने डेटा दिया वो आपने फुलफिल किया, जो उन्होंने डेटा दिया वही आप यूज कर रहे हैं, उसको मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं। जो डेटा दिया दैट इज यूज्ड, जिस सीक्रेसी के साथ या ट्रस्ट के साथ उस डेटा को दिया, उस ट्रस्ट को मेंटेन करोगे तभी तो वो आपके साथ पार्टिसिपेट करेंगे। एंड थर्ड थिंग, कब वो प्लीज होंगे? जब वो गुड कॉज के लिए आपके साथ पार्टिसिपेट करेंगे, जब उनको लगेगा कि किसी का तो अच्छा होगा, किसी का भी हो सकता है, उनका हो सकता है किसी और का, तभी किसी के नुकसान के लिए जनरली कोई आपको आपके साथ कोऑपरेट नहीं करना चाहेगा। सो दीज आर द क्राइटेरिया फॉर द सब्जेक्ट्स टू पार्टिसिपेट पीसफुली और हैप्पीली फॉर योर रिसर्च। सेकंड क्या है? कम्युनिटी रिगार्ड्स द कंक्लूजन एज कंस्ट्रक्टिव। तो सेकंड क्या है कि एंटायर कम्युनिटी, द एनवायरमेंट, एवरीवन, योर सोसाइटी should understand that or should trust on your research कि रिसर्च किस लिए हो रहा है, किस पर्पस के लिए हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा, तब सोसाइटी भी आपको हेल्प करेगी। तो पहला सब्जेक्ट, दूसरा कम्युनिटी, और तभी ये हो पाएगा। और नो, an ethically insensitive researcher can leave the research setting in pandemonium। तो अगर इनसेंसिटिव है हम, हमें कोई लेना देना नहीं है किस चीज से कि एथिकल तरीके से हम रिसर्च कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो एक chaotic सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। किसके लिए? ये रिसर्चर्स के लिए, इंस्टीट्यूशंस के लिए, और जिस कॉज के लिए हम रिसर्च करें पता नहीं वो कॉज भी फुलफिल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कुछ अच्छा हो पाएगा या नहीं होगा। तो रिसर्चर्स के लिए भी वो ठीक नहीं है। जिस इंस्टीट्यूशन के अंडर वो काम कर रहे हैं, जिस इंस्टीट्यूशन के थ्रू वो काम कर रहे हैं, उसके लिए भी सही नहीं, और ग्रेटर कॉज के लिए भी ये सही नहीं है। फेलियर टू ट्रीट subjects with respect can result in data that is, यानी आपने जिससे डेटा लिया, जो भी पॉपुलेशन है, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जिनसे आपने ये कंटेंट लिया है, डेटा लिया है, जिनसे आपने रेस्पॉन्सेस लिए हैं, वो अगर आपने ठीक से नहीं यूज किया, यानी उनका रेस्पेक्ट नहीं मेंटेन किया, यानी डेटा डुप्लीकेसी हो सकता है, या फिर डेटा को आपने फैब्रिकेट कर दिया XYZ किसी भी तरह से, या फिर सीक्रेसी नहीं मेंटेन की, या फिर आइडेंटिटी रिवील कर दी, वॉट एवर द थिंग इज, दैट इज नॉट डन। वही तभी ना हम डिसरेस्पेक्ट शो कर रहे हैं, ट्रस्ट को नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, तो फिर मिसलीडिंग हमारा रिसर्च हो सकता है, इनकंक्लूसिव हो सकता है, बायस्ड रिसर्च हो सकता है। सो हर तरह की गलतियां ही तो दिख रही है ना, कि अगर हम अनएथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं तो इट्स नॉट गुड फॉर एनीवन, नीदर फॉर द रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फॉर द सोसाइटी, नॉट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशंस।
in short, it's not good for the environment, for none of us. So the problems encountered in behavioral research by the National Commission included. So I'll provide you the names of various agencies also. कम से कम 4-5 आप भी ढूंढ सकते हो इनफैक्ट कि कौन से ऐसे बॉडीज हैं जो रिसर्च में एथिक्स मेंटेन करने के लिए जो वर्क कर रहे हैं. ऐसा करती हूँ कि लास्ट स्लाइड में कुछ डाल देती हूँ, तो यू विल लुक इनटू इट. आप देख लेना एक बार. ऐसे बहुत सारे बॉडीज है जो हेल्प कर रहे हैं रिसर्च को एथिकल रखने के लिए. सॉरी. लैक ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट, जिससे भी डेटा लिया उसको अगर इंफॉर्मेशन नहीं है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज लैक ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट. दूसरा है नो debriefing, restoration to an emotional state equals to what was experienced before the experiment. So you need to tell the individual why this data is collected, how it will be used, and then only you can take the data from it. Now it's their decision whether to provide the data, whether to tell you the things or not to. You won't be telling them the reality, just taking their consent, won't be telling them the reality, why and how it will be used, then their trust on you will not be maintained. I'm not telling in all the cases, but in many of the situations, it might be the reality that they did not understand that why and how it will be used. Later on, they got to understand, oh my God, this is used in such in a different way from what they assumed. So here, it can again give them a setback. So deception was a standard tool. We shouldn't be using a deceptive way to procure the data. Invasion of privacy. So the problems encountered here, again, we are continuing with it. So deception, invasion of privacy. Of whom? Of the subjects. Lack of informed consent. Again, that same thing in a way that from whom we are taking the data if we are not informing them and simply taking the data. So it will be considered as lack of informed consent. Disregard for risks encountered by the patients. Okay, there are so many times that we need to maintain the secrecy. We should even there are situations when the patients are not aware of the real situation. There are situations when the patient doesn't want to tell, even if they are aware of the real situation, they do not want to disclose it. So there are so many things related. खास करके ये बायोमेडिकल में बहुत ज्यादा है. सारी चीजें स्टार्ट ही वहीं से हुई थी. So disregard for the patients and again the deception. So in short, we should be maintaining the ethical go on throughout our research. Subjects का trust maintained होना चाहिए. उनको पता रहना चाहिए कि रिसर्च कैसे यूज होगा, उनका डेटा कैसे यूज होगा. उन्होंने अगर कहा सीक्रेसी मेंटेन्ड है या करनी है रिलेटेड टू डेटा, वो होनी चाहिए. उन्होंने कहा उनकी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना है, तो नहीं होना चाहिए. उन्होंने कहा डेटा सिर्फ आपके लिए है, नॉट टू शेयर विथ एनीवन एल्स, वो शेयर नहीं होना चाहिए. Whatever the situation is, you have to maintain these basic guidelines, or you have to maintain the trust of your subject, right? तो अगर आप ये करते हो तो आप इस रिगार्ड्स में एथिकल. So scientists attempted to critically examine questionable research practices and to recommend changes, but could not. कई बार कई साइंटिस्ट ने हेल्प कोशिश किया तो लेकिन उनके कहने से ऐसा कुछ नहीं हो पाया, क्योंकि कई लोग कहते हैं why should I be following what XYZ is saying. So the federal government, see, this is one of the bodies. I told you that कुछ और भी bodies हैं, तो वो हम डिस्कस नहीं कर लेंगे. मैं उन बॉडीज के नाम आपके साथ बता दूंगी.
आप भी उसे सर्च कर सकते हो. There are so many bodies, not only in India, everywhere, who is trying to keep an eye on the ethical practices, and that is very much required also. The federal government brought numerous violations and issues to the forefront, and in 1974 mandated the establishment of Institutional Review Board. So this was an act wherein formally इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड बना था जिसने स्टार्ट किया टुवर्ड्स लुकिंग